हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वन शॉट एफएफ लाई हूँ जिसका नाम है वन नाइट स्टैंड विद माय सुपर सीनियर। यह एक वांगशियान एफएफ है जिसमें लानवांग जी टॉप है और वेइंग बॉटम। इसमें लानवांग जी की एज 28 ईयर्स है और वेइंग की एज 20। तो थोड़ा मैं आपको स्टोरी के बारे में बताती हूँ। इसमें वेइंग जो है वो ऑर्फनेज में रहता है। उसके पेरेंट्स के बारे में किसी को नहीं पता। वह गुसू के एक बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि लैंड कंपनी का जो यूनिवर्सिटी है उसमें बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और साथ साथ उसके वह 2-3 पार्ट टाइम्स करता है ताकि कॉलेज का वह फीस पे कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमारा दूसरा मेन लीड लानवांग जी, वह लैंड कंपनी का सेकंड हायर है, परंतु उसे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह मेडिकल लाइन में है यानी कि डॉक्टर। उसका डॉक्टर बनना एक पैशन है। उसने एमबीबीएस करके वह अभी अपने पीजी के फाइनल ईयर में है। अब हम चलते हैं हमारे सीधा स्टोरी पे। वेइंग का जीवन कभी भी नर्म हवा की तरह नहीं था। एक अनाथालय की ठंडी दीवारों में पला बड़ा वह लड़का यानी कि वेइंग, जिसके अंदर जरा भी शिकायत नहीं थी किसी चीज को लेकर, पर आंखों के पीछे एक छुपा हुआ सागर था, तन्हाई का, दर्द का, और थी ख्वाबों की भूख। रोज सुबह सूरज की पहली किरण उसके लिए एक नई लड़ाई लेकर आती थी। पार्ट टाइम जॉब की थकान और कॉलेज की पढ़ाई का बोझ उसके नाजुक और छोटे कंधों पर बहुत भारी था। इसके साथ ही उसे फीस का भी इंतजाम करना, किताबों का इंतजाम करना। परंतु वेइंग की एक खास बात यह थी कि वह इतने सब परेशानियों के होते हुए भी उसके चेहरे पे हमेशा एक जेन्युइन स्माइल रहती थी। वह कोई दिखावा नहीं करता था, एक जेन्युइन स्माइल जिसकी वजह से वह सभी का दिल जीत लेता था। लोग कहते थे कि वेइंग वो बहुत सुंदर है, लड़कियां भी उसकी खूबसूरती के सामने फीकी पड़ जाती हैं। पर वो लोग नहीं जानते थे कि खूबसूरती उसके दर्द को छुपाने का एक परत मात्र थी। वहीं दूसरी तरफ लानवांग जी, जो न्यूरो सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, वह पहले दिन से ही वेइंग को देख रहा था। उसका दिल हर बार धड़कता जब वो वेइंग की ओर देखता। शायद वेइंग भी उसे नोटिस करता था, लेकिन वेइंग ने कभी यह जताया नहीं, क्योंकि वह जानता था अपने और लानवांग जी के बीच की दीवार को, यानी कि उन दोनों के बीच जो सोशल डिफरेंस है, सोशल स्टेटस का डिफरेंस है, फाइनेंशियल डिफरेंस है। लानवांग जी को वेइंग की सादगी, उसकी नज़ाकत बहुत आकर्षित करती थी। पर लानवांग जी की जो शाइनेस है और एक सेल्फ सेंटर्ड जो नेचर है, उसकी वजह से वह कभी उसे कुछ बोल नहीं पाया। और देखते ही देखते उसके कॉन्वोकेशन का भी डे नज़दीक आ गया। लानवांग जी बस उसे चुपचाप से दूर से देखता। वहीं वेइंग हर छोटी बड़ी खुशी, हर मुस्कान पर दिल से दुआ करता। कॉलेज की वो गलियां जहां वेइंग अपनी किताबें लेकर चलता,
और लान वांगजी दूर से उसे निहारता रहता। उसे ऐसा लगता मानो ये पल ऐसे ही थम जाए और वह विंग को ऐसे ही ताकता रहे। यहाँ एक अनजाना सा एहसास था, एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद कभी न कभी ये दूरियां कम होगी। अब हम देखते हैं, आज कॉलेज का कॉन्वोकेशन का डे है, लान वांगजी और बाकी सीनियर्स का। आज उन सबको अपने जो भी उन्होंने इतना हार्डवर्क किया है उसका इनाम मिलेगा, यानी कि उनकी डिग्री मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स अपने सपनों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। वहीं विंग भी बाकियों की खुशियों में खोया हुआ था। हालांकि उसके दिल में कहीं एक हल्की सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों। उसे ऐसा लग रहा था मानो आज कुछ होने वाला है, लेकिन वो नहीं जानता क्या। तभी हम देखते हैं, विंग अपने दोस्तों के साथ था, मगर शायद किसी की नज़र थी विंग पर, उसकी सुंदरता पर। लेकिन यह नज़र अच्छी नहीं थी, यह थी एक बहुत ही गंदी नज़र। मतलब वह विंग का गलत फ़ायदा उठाने की ठान रहा था या फिर उसकी साजिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं, वह शख्स जिसे शायद कॉलेज में कोई नहीं जानता और शायद वह स्टूडेंट भी नहीं है, वह कॉलेज का ही कोई आम एम्प्लॉय है। तभी हम देखते हैं, वह शख्स विंग के पास आता है और उसे धीरे से एक जूस का गिलास दिया और कहा, विंग इसे पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। विंग उसे शक की निगाहों से देखने लगा। तब वह शख्स कहता है, अरे इसमें जहर या फिर कुछ नशीली दवाई नहीं है, यह सिर्फ एक मैंगो जूस है, तुम इसे पी सकते हो बेझिझक। फिर विंग के दोस्त विंग से कहते हैं, अरे पी लो ना विंग। फिर विंग अपने फ्रेंड्स के दबाव में आकर वह ड्रिंक बिना सोचे समझे ही पी लेता है। पीने के लगभग 5 मिनट तक तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसके जल्द ही उसे चक्कर आने लगते हैं। वह आदमी दूर से यह सब देख रहा होता है और फिर एक क्रीपी सी स्माइल करता है और फिर वह चुपचाप से चला जाता है वॉशरूम की तरफ। वहीं हम देखते हैं, विंग को ऐसा लगता है मानो दुनिया उसकी आंखों के सामने घूमने लगी है और उसे तब विंग उठता है और फिर अपने फ्रेंड से कहता है, मैं अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा कुछ अलग लग रहा है। यह कह के विंग वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग वॉशरूम में पहुंचता है तो वह सीधा मिरर के सामने खड़ा होता है। उसका फेस हल्का हल्का लाल हो रहा है और उसे बहुत गर्मी लग रही है। वह अपने मुंह पे 4-5 पानी के स्प्लैश मारता है और फिर शीशे में देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है मानो शीशा भी घूम रहा हो। तभी हम देखते हैं, वह शख्स पीछे से आता है और फिर विंग को उसके हाथों से पकड़ता है और कहता है, बहुत दिनों बाद आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, चलो। ऐसा कहते हुए वह विंग को खींचकर ले जाने लगता है। विंग जाना तो नहीं चाहता, परंतु ऐसा लगता है उस दवाई ने, जो कि उस आदमी ने मैंगो जूस में डाल के दिया था, उसके कारण उसकी शरीर की शक्ति कहीं कम पड़ गई हो। विंग अपने आप को नशे में भी उस आदमी से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत उसका साथ नहीं दे रही थी। विंग रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
और फिर वह आदमी विंग को खींचते हुए वॉशरूम से बाहर ले आया है और शायद बॉयज़ हॉस्टल की तरफ ले जा रहा है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ लान वांगजी अपना जो डिग्री है वह सर्टिफिकेट लेके आने के बाद देखता है पार्टी में विंग कहीं नहीं है। वह चारों तरफ नज़र घुमाता है परंतु उसे विंग कहीं नहीं दिखता। तब वह जाता है विंग के क्लासमेट्स के पास और उनसे पूछता है विंग कहाँ है। तो वह उसे बताते हैं कि विंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वह वॉशरूम गया है। लान वांगजी बिना सोचे समझे सीधा वॉशरूम चला जाता है। वो वॉशरूम में विंग को हर जगह देखता है, यानी कि हर वॉशरूम के इनसाइड, लेकिन विंग वहाँ नहीं होता। तो वह डर के बाहर आता है। तब उसे दिखाई देता है कि दूर एक पर्सन किसी लड़के को खींचता हुआ बॉयज़ हॉस्टल की तरफ ले जा रहा है। लान वांगजी दौड़ कर जाता है उसकी तरफ। जैसे जैसे लान वांगजी नज़दीक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यह पर्सन और कोई नहीं विंग है, जिसे कि कोई शख्स खींचता हुआ ले जा रहा है। लान वांगजी यह देखकर बहुत गुस्से में आता है और फिर सीधा जाता है दौड़कर और उस आदमी को एक पंच मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। उसने ये बहुत ही गरजती हुई आवाज़ में कहा था। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि विंग भी एक पल के लिए हैरान हो गया। फिर लान वांगजी विंग को स्टेयर्स पे रखता है और उस आदमी को 2-3 घूंसे मारता है और कहता है आज के बाद तुम इस कैंपस में दिख भी मत जाना, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुमने सोचे नहीं होगी। तभी वह आदमी डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है। लान वांगजी फिर विंग को स्टेयर से उठाता है। वो देखता है कि विंग की हालत बहुत ख़राब है। ऐसा लगता है मानो उसको शायद कोई नशीली दवा दी है ड्रिंक में। तब वह विंग से पूछता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग नशीली आंखों से लान वांगजी को देखता है और फिर वह लान वांगजी के बहुत करीब आके उसे देखता है। जब उसे पता चलता है कि यह लान वांगजी है तो वह लान वांगजी को गले से लगाता है। फिर लान वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने हॉस्टल रूम में ले आता है, क्योंकि अभी विंग की हालत ठीक नहीं है और उसे ये पता नहीं है कि विंग कहाँ रहता है, यानी कि उसका जो घर है वो कहाँ पे है। इसलिए लान वांगजी को भी बेटर ऑप्शन यही लगा कि वह उसे अपने हॉस्टल रूम में ले आए। हम देखते हैं लान वांगजी विंग को अपने हॉस्टल में ले आया है। फिर वह विंग को अपने बेड में लेटाता है। विंग बेहोश तो नहीं है, परंतु ऐसा लगता है वह अपने होश में नहीं है। उस पे नशा सा सवार है। ये अल्कोहल नहीं है परंतु कुछ और। लान वांगजी को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। फिर वह उठता है और फिर किचन में चला जाता है कुछ सूप बनाने के लिए, ताकि वह विंग को उसे पिलाकर उसका जो नशा है थोड़ा कम कर दे। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग, उसके दिल में नाजुक भावनाएं उसके नशे के कारण उभर आई है। वह अपने बंद होते हुए आंखों से लान वांगजी को किचन में काम करता हुआ अच्छी तरीके से देख पाता है। वह खुद भी किचन में जाना चाहता था, परंतु शायद नशे के कारण उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह किचन तक जा पाए। लेकिन उसे ये नशे में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस नशे के कारण वह अपने सारे गम, तन्हाई, जो दर्द था अपनी लाइफ का, वो सब भूल चुका है।
उसे दिख रहा है तो बस लानवांग जी और उसका केयर। इतना सोचते हुए विंग बहुत खुश है। उसको ये नशे में रहना भी बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग आधे घंटे बाद लानवांग जी एक सिंपल सा हर्बल सूप बना के लाता है और फिर वह टेबल के सामने रख के विंग को उठाने चला जाता है। वह विंग को अपने कंधों के सहारे से उठाता है और फिर सूप पिलाने लगता है। लेकिन विंग को देख के ऐसा लगता है मानो वह सूप नहीं पीना चाहता और किसी और चीज़ के मूड में हो। विंग का शरीर हल्का हल्के गर्म हो रहा है तो वह लानवांग जी को अपने हाथों से टच करने लगता है। लानवांग जी उसका हाथ नीचे रखता है और फिर प्यार से सूप पिलाता है। सूप की कटोरी लगभग आधी हो गई है तब विंग कहता है बस अब नहीं। फिर लानवांग जी उस कटोरी को साइड में रख देता है और फिर विंग से कहता है विंग तुम सो जाओ। और वह विंग को बिस्तर पे लेटाने लगता है। विंग लेट तो जाता है लेकिन अपने साथ लानवांग जी को भी खींच लेता है, जिस कारण से लानवांग जी उसके ऊपर गिर जाता है। हॉस्टल के कमरे से आती हुई हल्की हल्की सी रोशनी उन दोनों के ऊपर पड़ रही है। अब विंग का शरीर नशे की वजह से हल्का हल्का कांप रहा था और सांसें भी उथली हुई थी। लेकिन दिल में उठती भावनाओं का समुंदर बेकाबू हो रहा था। विंग की आंखें धुंधली थी पर उसमें एक अनजाना डर, एक बेचैनी साफ झलक रही थी। वह खुद से लड़ रहा था, अपने इमोशन से, अपने डर से और उस घबराहट से कि वो अपने लिए या लानवांग जी के लिए सही है या नहीं। लानवांग जी विंग के एक्सप्रेशंस पढ़ सकता है। तब वह विंग से धीरे से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर लानवांग जी उठने लगता है लेकिन विंग दोबारा उसे खींच लेता है। शायद विंग पर उस दवा ने कुछ ज़्यादा ही असर कर दिया था और दोबारा लानवांग जी विंग के ऊपर गिर जाता है। अभी भी विंग के दिल में हजारों सवाल थे। क्या वो अपनी सच्चाई स्वीकार कर पाएगा? और क्या वो लानवांग जी के प्यार के काबिल था? या ये सब एक भूल थी जो उसे तोड़ देगी? उसकी नज़रों में छिपी असमंजस की आंधी, उसकी सांसों की तेजी और उस चुप्पी में छिपा दर्द, सब कुछ एक साथ एक इमोशन तूफान बन गया। फिर अचानक विंग ने अपने सिर को लानवांग जी की चेस्ट से लगाते हुए कहा मुझे छोड़ दो। मुझे लगता है मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। ऐसा लगता मानो वो टूट रही हो। इतने में विंग की आंखों से आंसू निकलने लगे जो कि शायद थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब लानवांग जी ने उसे उठाया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की हर धड़कन को महसूस करते हुए कहा विंग मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता था लेकिन मैं कभी तुमसे कन्फेस नहीं कर पाया। लेकिन आज जब मुझे यह मौका मिला है तो मैं उस मौके को नहीं गंवाना चाहता। इतना कह के लानवांग जी विंग को फोrehead पे किस करता है। उसके बाद लानवांग जी विंग को लिप्स पे किस करता है और धीरे धीरे अपने हाथों से उसको सहलाता है।
उसके शरीर में उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग लानवांगजी के टच से बहुत ही एक्साइटेड हो उठता है। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। लानवांगजी को भी ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लगता है मानो जैसे उसकी जो दिल की इच्छा थी वो पूरी हो गई है। फिर वह धीरे धीरे विंग और खुद के कपड़े उतारता है और फिर उनको धीरे धीरे अलग करता है और एक हाथ से विंग को प्रिपेयर करने लगता है। और जब उसे लगता है कि विंग अब रेडी है तब वह अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है। पहले वह काफ़ी धीरे धीरे कार्यक्रम स्टार्ट करता है। उसके बाद जैसे उसे लगता है कि विंग अब कंफर्टेबल हो चुका है तो उसके बाद वह पूरे फॉर्म में आ जाता है और फिर विंग को थ्रस्ट पे थ्रस्ट करता है। उस रात उनके दिलों के बीच की सारी दीवारें गिर गई थी। शब्दों की भी ज़रूरत नहीं रही, बस उनकी सांसों और छूने की नरमियत ने सब कुछ कह दिया। वो रात सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहाँ दो टूटे हुए दिल अपने डर और उम्मीदों के बीच एक दूसरे के लिए बने। उन दोनों को भी नहीं मालूम कि उन दोनों ने रात में कितने बार एवरीडे मीन्स एवरीडे किया और कितने बजे वो सुबह सोए। अब हम देखते हैं सुबह जब विंग ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को लानवांगजी के बगल में पाया। पिछले रात की याद धीरे धीरे उसके दिमाग में लौट आई। उसका सर जोर से दर्द कर रहा था और साथ ही एक भारी बोझ उसके सीने पर बैठ गया। तब उसने खुद से कहा, मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, मैंने उसको धोखा दिया है, मैं उसका नुकसान कर चुका हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। और आंसुओं ने उसकी आंखों को भर दिया। वो बिना कुछ कहे सीधा खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसे अपने लोअर पार्ट में बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता हो मानो जैसे वो दर्द से वहीं बिखर जाएगा, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को संभालता है और नज़दीकी फर्श पर पड़े कपड़े उठाता है और कपड़े पहनकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन उस कमरे से निकलने से पहले विंग एक बार मुड़कर लानवांगजी को देखता है। वो देखता है कि लानवांगजी बहुत ही प्यार से सो रहा है। उसका चेहरा शांत है, हमेशा की तरह, जैसा कि हमेशा विंग नोटिस किया करता था। लगभग आधा घंटे चलने के बाद विंग अपने ऑर्फेनेज में पहुंचता है तो वह सीधा जाता है अपने वॉशरूम में। वहां नहाता है। नहाते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसको अपने शरीर में होने वाले दर्द से ज़्यादा दर्द अपने दिल में हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने लानवांगजी का यूज़ किया है। उसने उसके यानी कि लानवांगजी के मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि विंग को रात का बस इतना याद है कि वह लानवांगजी के एक दो बार मना करने पर भी वो उसे बार बार अप्रोच कर रहा था। तो तब इस कारण से उसे लग रहा है कि उसने ही लानवांगजी को उकसाया है, अदरवाइज लानवांगजी उससे प्यार नहीं करता। इसी चीज़ को याद करता हुआ विंग बहुत रोता है और फिर लगभग आधे घंटे बाद वह वॉशरूम से बाहर आता है और फिर अपने एक ड्रॉर से मेडिसिन निकालता है जो कि पेन किलर है। वह उसको खाता है और फिर बिस्तर में लेट जाता है। उसने डिसाइड किया है कि आज वह कॉलेज नहीं जाएगा। विंग बिस्तर में लेटा हुआ है परंतु उसे नींद नहीं आ रही।
तो इसलिए वह उठता है और फिर जाके खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर जैसे कोई सुई की तरह चुभ रही थी, पर विंग के भीतर का जो दर्द था उससे कहीं ज्यादा था। हर कदम, हर सांस उसके दिल की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसके दिल में एक तूफान था, डर था, पछतावा और बेचैन उम्मीद का मिश्रण। उसने खुद से कहा, मैंने जो भी किया वो गलत था। मैंने उसका विश्वास तोड़ा है और मैं इस रिश्ते का हकदार नहीं हूं। पर मन की गहराइयों में एक और आवाज गूंज रही थी। क्या मैं उसे खो दूंगा? क्या मैं अपनी खुद की कमजोरी के कारण उसे दर्द पहुंचाऊंगा? क्या मैं सच में उसके प्यार को पाने के लायक हूं? यही सब सोचते हुए विंग खिड़की की तरफ बाहर देखता जा रहा था। अब शायद विंग खड़े खड़े थक गया है, तो वह आता है और बिस्तर में लेटकर आंखें बंद कर देता है और कुछ नहीं सोचता। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, लानवांग जी उठ चुका है। उठते ही वह आंखें खोलता है तो वह बिस्तर में खुद को अकेला पाता है। वो समझ जाता है कि विंग चला गया है, लेकिन उसे बहुत खुशी होती है रात के लिए। लेकिन दूसरे ही पल उसे डर लगता है कि कहीं विंग ये ना सोचे कि उसने विंग का फ़ायदा उठाया, उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया। फिर वह सोचता है, क्या मैं विंग को कॉल करूं? वो विंग को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाने ही वाला होता है, तभी वो सोचता है, नहीं, अभी वो आराम कर रहा होगा, कुछ देर बात करता हूँ। यह सोचकर लानवांग जी दोबारा फ़ोन टेबल पे रखता है और फिर खुद फ्रेश होने चला जाता है। लगभग आधे घंटे बाद लानवांग जी फ्रेश होकर आता है और फिर कॉलेज के लिए रेडी होता है। हम देखते हैं लानवांग जी को एक कॉल आता है हॉस्पिटल से। शायद यह उसके किसी जूनियर का कॉल है। सामने से कॉल में आवाज़ आती है, हेलो हेलो सर, एक पेशेंट है आईसीयू में, आपको उसे देखने आना है। लानवांग जी कहता है, ठीक है मैं आता हूँ, और फिर वह कॉल कट कर देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि एमबीबीएस करने के बाद भी हमें एमएस जनरल सर्जरी करना पड़ता है और फिर उसके बाद जाके एमसीएस न्यूरो सर्जरी। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसमें कि हम डायरेक्ट एमएस और उसके बाद एमसीएच न्यूरो सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ डिपेंड करती है आपने कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट दिया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि पीजी कर रहे जो भी स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी डॉक्टर होते हैं, तो उन्हें अपने क्लासेस के साथ साथ हॉस्पिटल में भी ध्यान देना पड़ता है। मीन्स वो हॉस्पिटल में भी अपना काम करते हैं। तो वैसे ही लानवांग जी भी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम करता है, यानी कि अपने ही वही लैन हॉस्पिटल में। अब चलती हूँ वापस हमारे स्टोरी लाइन पे। लानवांग जी 15 मिनट में रेडी हो जाता है। उसके बाद निकल रहा होता है अपार्टमेंट से, यानी कि अपने हॉस्टल से। तो वो सोचता है विंग को कॉल करूं। वो विंग को कॉल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग बहुत गहरी नींद में है, शायद रात की थकावट के कारण, और थोड़ी बहुत नशे का असर अब भी है। तभी हम देखते हैं विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग की आंखें खुलती है तो वो दिखता है कि लानवांग जी का कॉल है। लानवांग जी का कॉल पढ़ते ही विंग के दिलों की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कॉल उठाए या ना उठाए। ऐसे देखते देखते कॉल वहीं कट हो जाता है। लगभग 5 मिनट बाद दोबारा लानवांग जी कॉल करता है। अब
विंग कॉल रिसीव करता है। तब सामने से लानवांग जी कहता है, विंग तुम ठीक हो? तब विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ सर। लानवांग जी को उसकी बातों में कुछ खालीपन सा लगता है। फिर लानवांग जी कहता है, क्या कोई परेशानी है? विंग कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसे ही। फिर लानवांग जी कहता है, ठीक है आराम से सो जाओ। विंग ठीक है कह के फ़ोन रख देता है और फिर लानवांग जी डायरेक्ट हॉस्पिटल चला जाता है। विंग कांपते हुए हाथों से फ़ोन नीचे रखता है और फिर एकटक दीवार को देखते रहता है और थोड़ी देर बाद वह दोबारा सो जाता है। वहीं लानवांग जी हॉस्पिटल में जाकर सीधा आईसीयू में जाकर पेशेंट देखता है और लगभग 1 घंटे बाद वो जाता है यूनिवर्सिटी में अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने। वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है और उसके बाद घर वापस चला जाता है, मीन्स अपने हॉस्टल में वापस चला जाता है। आज वह हॉस्टल छोड़कर अपने मेंशन जा रहा है क्योंकि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो हम देखते हैं लानवांग जी अपना सामान पैक कर रहा है, लेकिन उसे अपने कमरे को देखकर फिर से विंग की याद आती है। उनका वो एक साथ बिताया हुआ रात याद आता है, जिसे याद करके लानवांग जी बहुत खुश होता है और उसके लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपना सामान पैक करता है और फिर लगभग 2 घंटे बाद वह अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग की नींद खुलती है सीधा शाम के 4 बजे। जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि उसके शरीर में अब दर्द नहीं है, शायद दवाई का असर था। वो उठता है और फिर अपना थोड़ा बहुत मुंह हाथ धोता है और फिर दोबारा बैठ जाता है। एक्चुअल में उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वहीं लानवांग जी अपने मेंशन में पहुंच चुका है और फिर उसने अपने सभी सामान को अपने कमरे में रख दिया है। वो सीधा नीचे आता है, मिलता है अपने अंकल से और भाई से। लानवांग जी के पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी डेथ बचपन में ही हो गई थी जब लानवांग जी लगभग 1 साल का था। तब से अंकल किरण ही दोनों भाइयों को पालते हैं। लैंसी चैन जो बिजनेस संभालता है और लानवांग जी एक डॉक्टर बन चुका है। लानवांग जी थोड़ी देर उनके साथ बात करता है और फिर दोबारा हॉस्पिटल चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग ऐसे ही बैठा हुआ है। थोड़ी देर में ऑर्फनेज की ग्रैनी आती है और वह विंग से कहती है, बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है और कल तुम कहाँ थे? ये क्वेश्चन सुनते ही विंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। तो वो कह देता है, वो ग्रैनी, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ उनके हॉस्टल में रुका था। ये सुन के ग्रैनी स्माइल करती है और कहती है, ठीक है बेटा, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ये बात बताने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आओ चलो शाम के खाने का बंदोबस्त करते हैं। ऐसा कह के ग्रैनी विंग को ले जाती है और फिर दोनों मिलकर शाम के लिए कुछ बनाने लगते हैं। एक्चुअली ये ऑर्फनेज जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें मुश्किल से 15-20 बच्चे ही रहते हैं और ग्रैनी अकेले ही इस ऑर्फनेज को रन करती है। विंग इस ऑर्फनेज का सबसे बड़ा लड़का है, यानी कि ऑर्फनेज में सबसे बड़ी जो एज है वो विंग की ही है। बाकी सभी छोटे छोटे हैं, किसी की 4 साल 5 साल, मतलब 10 साल से ऊपर कोई नहीं है। ग्रैनी की भी लाइफ में कोई नहीं था। उसके जो
बेटे और दामाद थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्हीं की याद में ग्रैनी ने ये ऑर्फनेज चलाया था। और उसके हस्बैंड की तो शादी के 2-3 साल बाद ही डेथ हो गई थी। ग्रैनी विंग से बहुत प्यार करती है। वो दोनों रात के लिए डिनर बना देते हैं। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक वो दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। विंग को ग्रैनी से बात करना बहुत अच्छा लगता है। उनसे बात करके उसका मन बहुत हल्का हो जाता है। फिर रात का डिनर करने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है। तब हम देखते हैं विंग जैसे ही कमरे में पहुंचता है, उसे दोबारा से लानवांग जी का कॉल आ रहा होता है। विंग फिर से डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। वो लानवांग जी का कॉल स्किप कर देता है, यानी कि उसको कट कर देता है, और फिर अपने फ़ोन को ऐसे ही साइड में रख के साइलेंट करके सो जाता है। सुबह हम देखते हैं विंग कॉलेज के लिए रेडी हो गया है और फिर वह कॉलेज जा रहा है। हम देखते हैं अब विंग लानवांग जी को इग्नोर करने लगा है। इग्नोर मीन्स वो लानवांग जी को जब भी मिलता है वो या तो अपना रास्ता बदल देता है या फिर थोड़ी देर बात करके कोई ना कोई बहाना करके चला जाता है। लानवांग जी ये सब नोटिस कर रहा है, तो लानवांग जी को ऐसा लगता है मानो विंग शायद उससे प्यार नहीं करता। वो शायद नशे के हालत में ही विंग से ये सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वह विंग को चेस करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वो अपने ही गिल्ट में है। उसे लगता है कि उसने लानवांग जी का फ़ायदा उठाया है और उनका सोशल बैकग्राउंड अलग है। लानवांग जी के पेरेंट्स नहीं मानेंगे या फिर जो भी उसके गार्जियन होंगे, इसीलिए वह उससे दूर भाग रहा है। लानवांग जी को जब भी फ्री टाइम मिलता वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट विंग के कैंपस में पहुंच जाता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि विंग दूर से देखकर ही अपना रास्ता बदल देता या फिर कुछ ना कुछ बहाना करके वहां से भाग जाता। ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक चलता है। लानवांग जी हर रात सोने से पहले 2-3 बार विंग को कॉल करता, लेकिन हमेशा की तरह विंग अपना फ़ोन साइलेंट में रख के उसका कोई आंसर ना करता। विंग ने ऐसा लगता हो मानो खुद को एक कमरे में बंद कर दिया हो। ऐसा कमरा जिसमें कि रोशनी की कोई उम्मीद ही ना हो। परंतु हर कोशिश के बावजूद भी उसके अंदर का वो मासूम बच्चा जिसे प्यार और अपनापन चाहिए था, दबता रहता और छिपता रहता। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो वो अकेले अपनी यादों में डूब जाता। उस रात की मुलाकात को, यानी कि लानवांग जी के साथ बिताए हुए रात को याद करता। लानवांग जी की कोमल चुवन, उसकी नरम बातें, सभी उसकी आत्मा को छू जाती थी, पर साथ ही वे उसे डराती भी थी। उस प्यार की मिठास में छुपा एक गहरा डर था। डर कि कहीं वो लानवांग जी को नुकसान ना पहुंचाए। इस डर ने उसे जकड़ लिया था और उसने खुद को हर खुशी से दूर रख लिया, चाहे वो खुशी उसकी लानवांग जी ही क्यों न थी, जो उसकी जिंदगी में कभी आई थी, परंतु वह उसको चाहकर भी अपना नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अक्सर आंसू झलक जाते, पर वो उन्हें छुपाने की भरपूर कोशिश करता, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं रो जाऊंगा तो मेरी कमजोरी दिख जाएगी। मुझे खुद को संभालना होगा, चाहे मेरी आत्मा टूट जाए। उस अकेलेपन की गहराई में जहां लानवांग जी समझना चाहता था, परंतु विंग उसे समझने का मौका दे नहीं पा रहा था।
वहीं उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी, खुद से, अपने डर से और अपने उस प्यार से जो उसे अपने करीब चाहता था। हम देखते हैं अब लानवांग जी भी हॉस्पिटल में बिजी होने लग गया है। अब उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है विंग से मिलने का, लेकिन जितना भी टाइम उसे मिलता है वह टाइम निकाल के दिन में 2-3 राउंड लगा लेता है विंग के कैंपस के। लेकिन उसमें भी उसे निराशा ही मिलती है, क्योंकि वो हमेशा उसको अवॉइड करता है, यानी कि विंग लानवांग जी को। और हम देखते हैं ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, लेकिन 1 महीने बीतने के साथ साथ विंग को अपने शरीर में कुछ अलग सी बेचैनी और शरीर में कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होता है। उसे अपने लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगता है। इनके साथ साथ ही वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है और फिर अलग अलग चीज़ों को खाने का मन करता है, और दूसरे ही पल वह कुछ खाते ही सीधा वॉमिटिंग करने को दौड़ता है। विंग की ऐसी हालत देखकर ग्रैनी भी परेशान हो जाती है। तब ग्रैनी विंग से कहती है, बेटा तुम जाओ और हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराओ। मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। विंग वैसे जाना नहीं चाहता था, परंतु ग्रैनी के कहने पे वह चला जाता है। डॉक्टर उसका पूरा हिस्ट्री लेते हैं। डॉक्टर को कुछ डाउट होता है, तो फिर वह उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, और लगभग 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आ जाती है तो विंग होता है डॉक्टर के सामने। तब डॉक्टर विंग को रिपोर्ट बताता है, और जैसे ही विंग ने डॉक्टर से रिपोर्ट सुनी तो ऐसा लगा मानो जैसे विंग की सारी दुनिया ही थम गई हो। डॉक्टर ने धीरे से कहा था, तुम प्रेग्नेंट हो। पहली बार उन शब्दों ने उसे ऐसे झकझोर दिया जैसे कोई भूकंप उसकी ज़िंदगी में आ गया हो। विंग का दिल धड़कना बंद सा हो गया था और सांसें जैसे कहीं खो सी गई थी। उसका पूरा दिमाग घूम गया था और एक भारीपन उसके सीने पर टूट पड़ा। इसी के साथ आंसुओं ने भी बिना पूछे ही उसके आंखों को भर दिया। फिर विंग कहता है, मैं प्रेग्नेंट। उसके होंठ कांप रहे थे और अंदर एक तूफान मच रहा था। डर, चिंता, बेचैनी और एक अनजाना एहसास। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा, मैंने क्या किया? मैं कैसे लानवांग जी से ये सब कहूँगा? क्या वो मुझे समझ पाएगा या फिर मुझसे दूर हो जाएगा? विंग के दिल में एक भारी टूटन हुई, क्योंकि उसे पता था कि यह सच उनके रिश्ते के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि मेल प्रेगनेंसी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि फीमेल्स ही प्रेग्नेंट होती है। मेल्स का प्रेग्नेंट होना दूर दूर तक अभी तक नहीं देखा गया है। तो विंग का इस बात का डर है कि कहीं लानवांग जी उसे मॉन्स्टर ना समझे, जो कि एक मेल होते हुए भी बेबी को बर्थ दे रहा है। विंग बहुत ही असमंजस में है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लानवांग जी के साथ ही उसको एक माँ बनने की जिम्मेदारी ने उसके दिल में एक नई आशंका पैदा कर दी है। क्या क्या मैं अपने बच्चे की रक्षा कर पाऊंगा? क्या मेरी स्थिति इतनी संभल पाएगी? इस अनजानी अंधेरी राह पर उसका मन घबरा रहा था, पर वह जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं है पीछे जाने के लिए। दिल में उठ रहे सवालों ने उसे एकाएक निचोड़ कर रख दिया था। तभी वह खुद से एक फैसला लेता है। वो फैसला था यहाँ से दूर जाने का,
लालवांग जी से दूर जाने का, अपने प्यार से दूर जाने का, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता में और अपनी कमजोरियों को छुपाते हुए विंग ने दूर जाने का फैसला तो ले लिया था, परंतु वह चाहकर भी लालवांग जी से दूर नहीं हो पा रहा था। लालवांग जी से दूर होने का जैसे ही ख्याल उसके दिमाग में आता है, वो एकदम कांप उठता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, परंतु वह खुद को मजबूत बनाता है और फिर लगभग 10 दिन बाद वो अपने कॉलेज कैंपस में जाता है लालवांग जी को देखने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है कि लालवांग जी किस वक्त कॉलेज कैंपस में आता है। वह जाता है और दूर से ही लालवांग जी को लगभग आधे घंटे तक निहारता है और फिर आंखों में आंसू लिए वापस आ जाता है। उसके बाद वो सीधा अपने ऑर्फनेज के कमरे में जाता है, वहां से अपने सामान पैक करके एक नोट लिख जाता है जो शायद मार्केट गई हुई है। वो नोट पे लिखता है, ग्रैनी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचपन से अभी तक पाला, लेकिन मैं किसी कारण से कहीं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं महीना बाद आऊँ या फिर सालों बाद, प्लीज़ जब भी मैं आऊँ तो मुझे माफ़ कर देना, आपका अपना विंग। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैनी आती है, वह यह खत पढ़ती है, उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानती है कि विंग ने यदि ऐसा कदम उठाया है तो पक्का उसकी कोई मजबूरी रही होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग ने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने कॉलेज, दोस्त और लालवांग जी। उसकी दुनिया में बस अब है तो अकेलापन और वो लड़ाई जो उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ लालवांग जी हर दिन जाता कॉलेज कैंपस में और विंग को तलाशता। पहले तो लालवांग जी को विंग दूर से दिख जाया करता था, लेकिन लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लालवांग जी को विंग अब दिखना तो दूर की बात, उसका नाम भी नहीं सुनाई दे रहा। लालवांग जी को बहुत चिंता होती है, तो वह कॉलेज में जाकर विंग को इधर उधर सर्च करता है। फिर वह विंग के दोस्तों से विंग के बारे में पूछता है, लेकिन उसके दोस्तों को भी विंग के बारे में कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ गया और वह इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन यह सुनकर लालवांग जी की तो चिंता मानो घने बादलों की तरह बढ़ते ही जा रहे थे। वो बार बार फ़ोन करता, मैसेज भेजता, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। फ़ोन करने पर भी हमेशा नॉट रीचेबल आता या फिर स्विच ऑफ है यही बताता। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे एहसास था कि विंग उससे दूर हो रहा है, बहुत दूर, और वह चाहकर भी उसके पास नहीं जा पा रहा। हर सुबह उसका पहला काम था विंग को ढूंढना, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। लालवांग जी यह जानता है कि शायद विंग ये कॉलेज छोड़कर और उसे छोड़कर कहीं जा चुका है, परंतु लालवांग जी का दिल यह मानने को तैयार नहीं है। वह सोचता है, क्या क्या उसने मुझे छोड़ दिया, या वो मुझसे प्यार नहीं करता था। पर फिर भी इससे लालवांग जी का प्यार और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वो हर हाल में विंग को वापस लाने की ठान चुका था। वहीं हम देखते हैं कि विंग यीलिंग के एक छोटे से गांव में रहता है। उसका एक छोटा सा रूम है, वो एक रूम है, एक किचन और टॉयलेट बाथरूम, बस इतना ही है। यह एक रेंटेड अपार्टमेंट है और विंग ने अपने पार्ट टाइम जॉब से इतने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 years या फिर 2 years तक विंग बिना काम किए अपना गुजारा इजीली कर सकता है। और हाँ फ्रेंड्स,
आवाज़ थोड़ा अलग लगे तो माफ़ करना, मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है। स्टोरी में वापस आते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा पलंग है, एक टेबल कुर्सी और किचन में बनाने के लिए थोड़ी बहुत सामग्री। विंग 9 महीने तक यहीं रहता है। उसकी प्रेगनेंसी बहुत बुरी जाती है क्योंकि उसे संभालने के लिए या फिर उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। 9 महीनों की तन्हाई में विंग की रूह को भीतर तक झकझोर दिया था। हर सुबह उठते ही एक भारीपन उसके सीने पर बैठता, जिसे वह अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश करता। दिल के अंदर तो तूफान उठ रहा था, डर कि उसका बच्चा बिना पिता के बड़ा होगा। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, मगर उसके जज्बे ने कभी हार नहीं मानी। रातों को अकेला बैठकर विंग काफ़ी देर तक लानवांग जी और अपने बेबी के बारे में ही सोचता रहता। वह सोचता कि यदि वह इस समय लानवांग जी के साथ होता तो कैसा होता। क्या लानवांग जी उसे प्यार करता या फिर लानवांग जी उसको इग्नोर करता। हर रात वह यही सोच कर निकालता और साथ ही साथ लानवांग जी को याद करके आंसू बहाता। वहीं दूसरी तरफ लानवांग जी भी विंग को हर दिन ढूंढता। उसका दिल टूट रहा था। हर दिन हर पल विंग को याद करता। उसके बिना कॉलेज और विंग की हंसी के बिना वो अपना दिन जैसे इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था। उसके लिए विंग का खो जाना एक अधूरा हिस्सा बन गया था उसकी ज़िंदगी का। लानवांग जी ने खुद को डूबते हुए महसूस किया, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह हर जगह विंग को ढूंढता रहा। उसकी आंखों में अक्सर आंसू छिपे रहते, पर उन्हें उसने कभी गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि विंग कभी ना कभी उसे ज़रूर मिलेगा। लानवांग जी की जो हालत थी वो लैन केरन और लैन शिचेन भी नोटिस कर रहे थे। तभी एक दिन लैन शिचेन लानवांग जी से पूछते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैंने देखा है तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से काफ़ी बदल गए हो, क्या कोई परेशानी है? लानवांग जी अपने भाई से छुपाना चाहता था, लेकिन वह अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वह आज अपने भाई के सामने बिखर जाता है। वो लैन शिचेन को गले लगा के बहुत रोता है और फिर अपने और विंग के बारे में बताता है। लैन शिचेन अपने भाई को प्यार से चेयर पे बिठाते हैं, फिर उसे पानी का गिलास देते हैं और फिर लानवांग जी से कहते हैं, वांग जी, तुम चिंता मत करो। मुझे लगता है विंग को शायद थोड़ा टाइम चाहिए या फिर उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है सही टाइम आने पे वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर थोड़ी देर वो दोनों भाई ऐसे ही बात करते हैं। उसके बाद लैन शिचेन लानवांग जी को सोने के लिए कह के खुद चला जाता है। अब विंग की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 9 महीनों में विंग और लानवांग जी दोनों की दुनिया अलग थी। पर दर्द, चिंता और प्यार एक ही धुन बजा रहा था। जहाँ एक तरफ विंग अपने अकेलेपन में टूट रहा था, वहीं लानवांग जी उसे टूटे हुए प्यार को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। ये 9 महीने कैसे बीते, उन लोगों के तन्हाई और उम्मीद उसका साक्षी था। दो दिलों की जंग जो अंततः एक साथ आने के लिए बेताब थी। तभी हम देखते हैं कि 9 महीने की तकलीफ के बाद विंग को एक दिन अचानक अपने लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, यानी कि उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। विंग के पड़ोस में ही एक लड़का था जिसका नाम था न्यू हिसेंग। यहाँ पर आने के बाद यही विंग का फ्रेंड बना था।
वो मोनिका बहुत अच्छा था। वह जल्दी से विंग को अपने यिलिंग के छोटे से जो नर्सिंग होम है वहाँ ले जाता है। वहाँ पे जो दाइज होती है और जो डॉक्टर्स हैं वो विंग का ऑपरेशन करके डिलीवरी करते हैं। और विंग को एक नन्हा बेटा होता है। विंग अभी सेमी कॉन्शियस है, मीन्स ना तो वो बेहोश है और ना ही वो होश में है। नर्स उसको उसका बेबी दिखाती है, जिसकी मुस्कान देखकर विंग अपने सारे 9 महीने का जो गम था वो भूल जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। तब नर्स वो बेबी न्यू विसेंग को दे देती है। लगभग 2 घंटे बाद विंग को होश आता है, तो वो देखता है कि बेबी उसी के बगल में है और न्यू विसेंग वहीं पे बैठा हुआ है। विंग अपने बेबी को देखता है। बेबी को देखते ही विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन खुशी के साथ एक दर्द भी था। यह दर्द कि वह अपने बेबी के बारे में लानवांग जी को नहीं बता पाया। तभी लगभग 3 दिन बाद विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जैसे कि विंग मेल है, वो बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकता, तो नी हुसैन और विंग ने पहले ही जो भी बॉटल फीडिंग है उसके लिए पूरी अरेंजमेंट कर दी थी। और डायपर्स वगैरह भी, मीन्स डायपर्स तो विंग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने नैपीज़ जो भी होते हैं लंगोट टाइप, उन चीज़ का पूरा बंदोबस्त करके रखा हुआ था। और नी मिसंग एक अच्छे फ्रेंड की तरह विंग की बहुत अच्छे से केयर करता है। लगभग वह 3 महीने तक विंग की एक फ्रेंड से भी ज़्यादा एक भाई के तरह विंग की केयर करता है। वहीं दूसरी तरफ लानवांग जी हर दिन विंग को ढूंढता, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही मिलती। वहीं हम देखते हैं 6 महीने हो चुके हैं और अब विंग का जो स्टिचेस है वो अच्छे से भर गए हैं और वह अच्छे से चल फिर सकता है। एक दिन वह अचानक बेहोश हो जाता है। उससे पहले भी विंग को कभी कभार मुंह से अचानक ब्लीडिंग होने लगती थी या फिर वो बेहोश हो जाता था। कभी कभी पेट में बहुत दर्द होता था। वो बहुत कंफ्यूज होता है और फिर डॉक्टर के पास चला जाता है, बेबी को न्यू सिंह के पास रख के। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं आता। बस उसका थोड़ा सा जो ESR का लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। फिर डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि वो शहर जाकर एक बार MRI कराए अपने अब्डोमेन का। विंग जाना नहीं चाहता था, परंतु नी हुसैन उसे जिद करके अपने साथ नेक्स्ट डे हॉस्पिटल ले जाता है शंघाई में। विंग डरते डरते अपना MRI करवाता है और लगभग 3-4 घंटे बाद MRI की रिपोर्ट आती है। MRI की रिपोर्ट आते ही विंग वहीं पे उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट करता है। तो वह डॉक्टर विंग को जो न्यूज़ बताता है, वह न्यूज़ सुन के विंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो तीसरे स्टेज के पेट के कैंसर से पीड़ित है और उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, यानी कि कीमोथेरेपी स्टार्ट करने की। और 2 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर लास्ट टू लास्ट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो वह नहीं बच सकता, उसका बचना संभव नहीं है। लेकिन विंग के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। विंग और नी हुसैन घर आते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। विंग को खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बेबी का क्या करेगा। वो जानता है कि नी हुसैन उसके बेबी का ख्याल रखेगा, परंतु
परंतु कब तक न्यू सिंह उसके बेबी का ख्याल रखेगा? कभी ना कभी तो उसे भी शादी करनी होगी, बेबी आएगी, बच्चे आएंगे, या फिर हस्बैंड। वो तो वैसे केयर नहीं करेगा जैसे कि न्यू सिंह करता है। अब उसे अपने बेबी की चिंता होने लगती है। वो सोचता है, मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँगा? क्या मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया? क्या मेरा डिसीजन गलत था शहर को छोड़ के आने का? वो कुछ नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या करे। उसके लिए हर एक फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और वह लैन युआन, उसने अपने बेबी का नाम लैन युआन रखा है। लैन युआन को देखकर बहुत रोता है, जिसकी उम्र अभी लगभग 6 महीने है। बेचारा 6 महीने का युआन, उसे कुछ समझ नहीं है। वो बस अपने फादर के गोद में लेटा हुआ है, उससे कुछ ना कुछ बातें करते हुए, वही हुआ हुआ जो भी करते हैं बच्चे वैसे करते हुए। वहीं दूसरी ओर बेचारा लानवांग जी लगा हुआ है वेंग को ढूंढने। उसने शंघाई का हर एक कोना खोज लिया, हर एक ऑर्फनेज चेक कर लिए। उसने इवन की ग्रैनी से पर्सनली जाके मिला। ग्रैनी बताना तो चाहती थी लानवांग जी को, लेकिन बेचारी ग्रैनी को खुद ही नहीं पता था कि विंग कहाँ पे है। ग्रैनी लानवांग जी को अपना वो लेटर दिखाती है जो विंग ने लिखा था। लानवांग जी बहुत निराश हो चुका है, क्योंकि विंग को यहाँ से गए हुए लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विंग का कोई अता पता नहीं है। साथ ही साथ लानवांग जी पे अब प्रोफेशनल वर्कलोड भी बढ़ चुका है, क्योंकि वो अब एक सर्जन बन चुका है, न्यूरो सर्जन, जिस वजह से उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। फिर भी जितना भी टाइम उसको मिलता, वह उस टाइम में एक क्षण भी बिना गवाए हमेशा विंग को तलाशता। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना और बीत जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा है वह क्या करे। तब एक दिन वह डिसीजन लेता है। वो डिसीजन लेता है कि वह अपने बच्चे को लानवांग जी के पास वापस भेज देगा। इसके लिए वह एक न्यू सिम कार्ड लेता है और फिर उसमें से मैसेज करता है लानवांग जी को। लानवांग जी, मुझे पता है तुम मुझे याद नहीं करते, और शायद हो सकता है तुम मेरे जाने से खुश हो, या फिर हो सकता है तुम मुझसे नाराज हो, परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो हम दोनों की प्यार की निशानी है, उस रात की गवाह जो हमने साथ बिताए थे। प्लीज़ इसे मना मत करना और मेरे इस गिफ्ट को अपना लेना। मैं किसी कारणों से इसे अपने पास नहीं रख पा रहा हूँ, उम्मीद है तुम मुझे समझोगे। इतना कह के विंग मैसेज सेंड कर देता है। विंग ने ये जो मैसेज है लगभग सुबह के 10 बजे भेजा होता है, परंतु लानवांग जी अपने ओपीडी में इतना बिजी होता है कि वह इस मैसेज को 2 घंटे बाद देखता है। लानवांग जी जैसे ही मैसेज पढ़ता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है। वो सीधा मैसेज में रिप्लाई करता है, हाँ विंग, तुम कहाँ हो? तुम कैसे हो? तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? बताओ विंग। और कहता है, हाँ हाँ बताओ, क्या गिफ्ट है? क्या देने वाले हो तुम मुझे? इसमें लानवांग जी को लगता है कि शायद विंग उसके पास वापस आना चाहता है। सामने से विंग का रिप्लाई आता है, कल तुम मुझे हमारे हॉस्पिटल के पास वाले पार्क में मिलना, वहीं पे मैं तुम्हारा गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतना कह के विंग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। लानवांग जी मैसेज पढ़ लेता है, उसके बाद वो कॉल करना ट्राई करता है, बट नंबर बंद होता है। लानवांग जी जैसे तैसे अपने दिल को संभालता है और फिर अगले दिन लानवांग जी विंग के बताए हुए टाइम से पहले ही वहां पर पहुंच जाता है।
लगभग 1 घंटे पहले। हम देखते हैं नी हुईसेंग और विंग लगभग 1 बजे के आसपास में उस पार्क के पास पहुंचते हैं। विंग दूर से ही लनवांग जी को देख लेता है। वो देख पाता है कि लनवांग जी काफ़ी परेशान है, लेकिन उसके चेहरे में एक सुकून है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। विंग लास्ट बार अपने बेबी आयुआन को गोद में लेता है, उसे बहुत सारी किसेस करता है। उसके बाद उससे कहता है, बेबी तुम अब अपने दादा के पास जा रहे हो, उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना और हाँ, ज़्यादा रोना मत। पापा हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे, ठीक है। इतना कहकर विंग दोबारा आंसू भरे आंखों से अपने बेबी को देखता है और फिर उसे फॉरहेड पे एक किस करता है और फिर स्ट्रॉलर में डालता है बेबी को। उसके साथ एक चिट्ठी रख देता है और फिर नी हुसैन को कहता है कि बेबी को पार्क के बीचों बीच रख दे। नी हुसैन वैसा ही करता है। उसके बाद वापस आने से पहले नी हुसैन एक बार बेबी को गोद में लेता है और फिर उसे भी वो एक फॉरहेड में किस करके आंखों में आंसू लिए आ जाता है, क्योंकि इन 6 महीनों में नी हुसैन भी बेबी से काफ़ी अटैच हो चुका था। नी हुसैन के बाहर आ जाने पे विंग लनवांग जी को कॉल करता है। विंग का कॉल देखकर लनवांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कॉल उठाता है और कहता है, हाँ हाँ विंग, कहाँ पे हो तुम? विंग कहता है, लांजा तुम्हारा गिफ्ट ठीक तुम्हारे पीछे है। लनवांग जी पीछे देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉलर है। वो हैरानी भरी नज़रों से स्ट्रॉलर को देखता है, उसमें एक बेबी है। तो विंग कहता है, हाँ यही गिफ्ट है मेरा तुम्हारे लिए, प्लीज़ इसका ख्याल रखना हमेशा। इतना कह के ही विंग फ़ोन कट कर देता है। लनवांग जी को कुछ समझ नहीं आता। लनवांग जी बेबी को देखने लगता है, जो बहुत क्यूट है। उसके चबी चबी से गाल हैं, आईलैशेस बड़ी बड़ी, बहुत क्यूट। और वो बहुत आराम से सो रहा था। उसी के पास में एक लेटर है। लनवांग जी लेटर को उठाता है तो उसमें पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, लांजा मुझे पता है तुम यकीन करोगे नहीं, परंतु ये हमारा बेबी है, तुम्हारा और मेरा। उस रात की निशानी जो हम दोनों ने एक साथ बिताई थी। प्लीज़ मैं किसी कारणों से इसे अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन तुम इसका ख्याल रखना प्लीज़ मेरे खातिर। लनवांग जी ये खत पढ़ते ही उसकी आंखों से एकाएक आंसू की बूंद गिरने लगती है। वह आयुआन को उठाता है और फिर विंग को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन विंग कहीं नहीं दिखता, क्योंकि उसने फ़ोन कट करते ही वह और नी हुसैन टैक्सी लेकर गांव की तरफ वापस चले गए थे। विंग वापस लौटते हुए बहुत रोता है, क्योंकि उसे आयुआन की बहुत याद आती है। पहले तो लनवांग जी को वो बुलाने के लिए आयुआन का सहारा लेता था, लेकिन अब वो किसका सहारा लेगा? उसके पास तो ना आयुआन है और ना ही लनवांग जी। वो अब बिल्कुल अकेला हो गया है। उसकी लाइफ ऐसी हो गई हो मानो जैसे कि उसमें जान न बची हो, बस शरीर रह गया है। लनवांग जी काफ़ी देर ढूंढता है, विंग नहीं मिलता तो वो बेबी को अपने साथ ले जाता है अपने मेंशन में। जैसे ही लनवांग जी एंटर करता है अपने मेंशन में, तो लैंसी चैन और लैन किरण वहीं होते हैं। वो दौड़ के आते हैं और पूछते हैं। लैन किरण पूछता है, वांग जी ये किसका बेबी है, कहाँ से लाए हो तुम? लनवांग जी आंखों में आंसू लिए कहता है, ये मेरा बेबी अंकल। ये सुन के दोनों हैरान होते हैं। तब लैंसी चैन कहता है, वांग जी तुम तो विंग से प्यार करते थे ना, फिर ये। लनवांग जी उन दोनों को पूरी बात बता देता है। तभी अंकल कहते हैं, वांग जी वो तो ठीक है,
लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। लानवांग जी करवाना तो नहीं चाहता था, परंतु उसे पता है ये उसी का बेबी है और वह विंग का इनोसेंस प्रूव करना चाहता था, इसलिए वह मान जाता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। और उसी टाइम लैन किरण डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और फिर डॉक्टर आके बेबी और लानवांग जी दोनों का सैंपल लेके चला जाता है। वहीं विंग अपने बेड में लेटा हुआ है। रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन विंग की आंखों में दूर दूर तक नींद का कोई नामो निशान नहीं है। उसकी आंखों में बस आंसू बह रहे हैं, जिसको वो चाह के भी रोक नहीं पा रहा। लानवांग जी विंग को बहुत याद करता है, लेकिन आयुआन के आने के बाद से उसकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। और लगभग 2 दिन बाद डीएनए का रिपोर्ट आता है कि आयुआन लानवांग जी का ही बेटा है। वहीं हम देखते हैं अब दूसरा महीना भी बीत चुका है, यानी कि डॉक्टर ने जो डेडलाइन दी थी 3 महीने का, उसमें से 2 महीने बीत चुके हैं। अब बस 1 महीना बचता है। विंग की तबीयत अब बहुत ख़राब रहने लगी है। उसकी ब्लड वॉमिटिंग आना बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, यानी कि दिन में वो 2-3 बार ब्लड वॉमिटिंग करता है और उस टाइम उसके पेट में बहुत दर्द होता है और टाइम टाइम पे उसको लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन की जैसी दिक्कतें होती ही रहती है। नीम सिंह उसका फ्रेंड है, वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे हेल्प करे। ऐसे ही देखते देखते और 15 दिन बीत जाते हैं। अब यानी कि बस 15 दिन रह गए हैं विंग के डेडलाइन को ख़त्म होने के लिए। और तभी एक दिन न्यू सिंह विंग के रूम में आता है तो दिखता है कि विंग ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसी के बगल में खून की उल्टी करी हुई है। न्यू सिंह बहुत घबरा जाता है। वह सीधा एम्बुलेंस को कॉल करता है और फिर एम्बुलेंस विंग को सीधा लेके जाती है यीलिंग के छोटे उस नर्सिंग होम में। लेकिन वहाँ पे वो सीधा कह देते हैं कि इस पेशेंट को हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप इसे सिटी में ले जाइए, यानी कि शंघाई में। न्यू सिंह सीधा ले जाता है शंघाई के उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे लानवांग जी न्यूरोसर्जन है। या कोई कोइंसिडेंस था या फिर डेस्टिनी। नी हुई एम्बुलेंस के साथ सीधा विंग को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। इमरजेंसी रूम में जैसे ही डॉक्टर वहाँ पे विंग को देखते हैं तो वो कहते हैं कि पेशेंट कोमा में है, इसका अर्जेंट पूरा बॉडी का एमआरआई कराना होगा। वो लोग बॉडी का एमआरआई कराते हैं। तभी वो लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कॉल करते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यू साइंस से हिस्ट्री ली थी कि विंग को वॉमिटिंग ब्लड वॉमिटिंग होती है, प्लस उसको पेट में भी दर्द होता है। तो उन्हें डाउट था कि पक्का अब्डोमेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। और लगभग 1 घंटे बाद विंग का भी एमआरआई हो जाता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विंग को 3rd स्टेज का कैंसर था और इसे 3 महीने के अंदर अंदर कैंसर उसका ट्रीटमेंट करवाना था। तो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो विंग को आईसीयू में एडमिट करने के लिए कहते हैं, लेकिन न्यू सिंह के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आईसीयू का खर्चा उठा सके। न्यू सिंह रो के शुएंग से रिक्वेस्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है, सर प्लीज़ मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ लेकिन मेरे फ्रेंड्स को बचाइए। वो बहुत अच्छा है, वो अकेले अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन हम गरीब है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम आपके इतने बड़े हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके। उसी टाइम लानवांग जी भी ईआर में, यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने एक पेशेंट को देखने आ रहा होता है। तो वो इन दोनों की बात वो पूरी सुन लेता है। पता नहीं लानवांग जी को क्या होता है,
सीधा वो शुयांग के पास आता है और कहता है, शुयांग, कौन पेशेंट है इसका, उसे रख लो। शुयांग कुछ नहीं कहता, वो ठीक है कहता है और फिर एडमिट का प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए कह देता है सिस्टर को। ली विसेंग लैन वांग जी से थैंक यू कहता है और फिर आईसीयू की तरफ जाने लगता है। दरअसल शुयांग ने लानवांग जी को कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये हॉस्पिटल लानवांग जी का ही है, तो वह उसे क्या ही कहता। वहीं हम देखते हैं वहीं को अब आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। उसकी शायद अर्जेंट ओटी है। विद इन 2 days हर तैयारियां हो चुकी है। हम देखते हैं दूसरे दिन लानवांग जी मॉर्निंग में आया होता है आईसीयू में। तभी वो दिखता है एक पेशेंट को। पर्दे से हल्के हल्के पर्दा जब हल्के हल्के हिलता है तो उसे वहाँ पे कुछ जाना पहचाना सा फेस नज़र आता है। उसे देखते ही लानवांग जी की दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसकी घबराहट के कारण उसके शरीर से यानी कि उसके मोस्टली फेस से पसीना आने लगता है। वो चाहता है वो पर्सन हो, परंतु उसका दूसरा मन चाहता है कि यह वो पर्सन ना हो, क्योंकि वह अपने विंग को इस हालत में नहीं दे सकता। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि सामने विंग पड़ा था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि शायद पिछले कल से उसका कीमोथेरेपी स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से उसके हेयर फॉल होने स्टार्ट हो गए थे और उसका फेस काफ़ी डल हो चुका था। उसके लिप्स ड्राई हो चुके थे, आईज भी अंदर को धस गई थी और आईज के अराउंड एक डार्क सर्कल हो गए थे। उसका शरीर पहले जितना ब्यूटीफुल था अब उससे ऑपोजिट हो गया है, क्योंकि अब उसके शरीर से हर तरह से हर जगह से बस बोनी पार्ट्स ही बाहर निकल रहे हैं। मैंने कि विंग बहुत कमज़ोर हो गया है, इतना कमज़ोर शायद उसका वेट लगभग मुश्किल से 40-50 किलो के आसपास रह गया होगा। विंग की ऐसी हालत देखकर लानवांग जी बहुत रोता है। इतने में शुयांग वहाँ पे आ जाता है। वो दिखता है कि लानवांग जी वहाँ पे एक टक विंग को देखे जा रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। शुयांग कुछ पूछने वाला होता है, तभी लानवांग जी शुयांग से पूछता है विंग के बारे में। शुयांग लानवांग जी को पूरा बता देता है, 3rd स्टेज कैंसर एवरीथिंग। फिर लानवांग जी शुयांग से कहता है कि इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मीन्स कीमोथेरेपी ऑपरेशन जो भी चाहिए सब चीज़ करो और इसका जितना भी खर्चा होगा मैं करूँगा। शुयांग कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो ठीक है कह देता है और फिर लानवांग जी कहता है इसका ऑपरेशन जो 2 दिन बाद होना था उसे अभी करो 6 घंटे के अंदर। शुयांग कहता है लानवांग जी हमारे पास अभी डॉक्टर छुट्टी पे हैं। लानवांग जी कहता है मुझे नहीं पता, कहीं से भी उन्हें बुलाओ, लेकिन ये ऑपरेशन अभी होना चाहिए 6 घंटे के अंदर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इतना कह के लानवांग जी आगे जाता है और फिर विंग का हाथ पकड़ता है। उसे विंग का हाथ पकड़ते हुए भी बहुत अजीब लग रहा था। अजीब इन द सेंस मतलब बेचारा विंग बहुत कमज़ोर हो गया था, इतना कमज़ोर कि शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते। शायद आपने अगर कोई ये कैंसर वाले पेशेंट्स देखेंगे तो आप पता लगा पाओगे कि उनका दर्द, उनका पेन कैसा होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। तो लानवांग जी जैसे कि न्यूरो सर्जन है तो उसे भी ये ट्यूमर वाले केस पता है, तो वो इमेजिन कर सकता है कि विंग इतने टाइम तक इस सिचुएशन से रहा था। पहली तो उसकी प्रेगनेंसी, दूसरा उसका ये जो बीमारी।
तो वो समझ सकता है कि विंग ने किन किन मुसीबतों का सामना किया था। अब लानवांग जी समझ जाता है कि विंग ने आयुआन को लानवांग जी के पास क्यों भेजा। पहले लानवांग जी को एक मन ऐसा लग रहा था कि शायद विंग अपना फ्रीडम चाहता था, परंतु अब लानवांग जी सब समझ गया है विंग का एक्चुअल रीजन क्या था। यह सब सोचते हुए लानवांग जी बस आंसू बहाता रहता है और फिर लगभग 1 घंटे वहां रहने के बाद वह चला जाता है अपने ओपीडी में। हम देखते हैं लगभग 6 घंटे में शुयांग जैसे तैसे कॉल करके छुट्टी वाले डॉक्टर को बुलाता है और फिर विंग का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। लानवांग जी भी विंग के ऑपरेशन के टाइम उसी के साथ रहता है। सभी डॉक्टर शॉक है कि भाई लानवांग जी यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन किसी की पूछने की कुछ हिम्मत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसी का हॉस्पिटल है एंड सेकेंड थिंग कि लानवांग जी उनसे सीनियर भी है, तो कोई कुछ नहीं कहता, बस अपना काम करते रहते हैं। लगभग 5 घंटे बाद उनका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। तो शुयांग है पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए बोलता है। उसके बाद लानवांग जी से कहता है कि पेशेंट अभी आउट ऑफ डेंजर है, बट तो जैसा कि आपको भी पता है सर, एटलीस्ट 3 दिन तो हमें देखने ही होंगे, 3 दिन के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लानवांग जी को भी पता है कि मेजर ऑपरेशन के 3 दिन तक हम कुछ नहीं कह सकते। वो बस सर नोट करके ओके का इशारा करता है। शुयांग वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं लानवांग जी ने अपने घर में भी बता दिया है विंग की कंडीशन के बारे में, जिसके कारण लैन कुरैन और लैंस चैन भी आते हैं विंग से मिलने। नी हुईसेंग तो वहीं पे है। लानवांग जी ने नी हुईसेंग को भी आईसीयू में एक सेपरेट रूम, जिसमें कि शायद डॉक्टर्स रूम था, जहाँ पे आईसीयू के डॉक्टर्स रेस्ट करते थे, उसी के साथ एक और रूम था, वहाँ पे नी हुईसेंग को रहने के लिए ठिकाना दे दिया है। नी हुईसेंग पहचान जाता है कि शायद लानवांग जी ही वह पर्सन है, यानी कि आयुआन का फादर। पिछले कल जब लानवांग जी ने नी हुईसेंग की हेल्प करी थी विंग के एडमिशन में, उस टाइम नी हुईसेंग बहुत डरा हुआ था और बहुत परेशान था, जिस कारण से वह लानवांग जी को पहचान नहीं पाया था। परंतु आज उसने लानवांग जी को अच्छे से देखा तो उसे पता चल गया कि यह वही पर्सन है जो उस दिन पार्क में आया था, जिसको कि विंग ने आयुआन दिया था, यानी कि आयुआन का फादर। हम देखते हैं लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, परंतु अभी भी विंग को होश नहीं आया। लानवांग जी घबरा गया है, लेकिन उसे एक उम्मीद है कि विंग को होश आ जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट 5-6 दिन में बेहोश आते हैं। तभी हम देखते हैं शाम के 4 बजे विंग अपनी धीरे धीरे आंखें खोलता है। लानवांग जी उस टाइम उसी के बगल में सो रहा होता है, यानी कि उसका हाथ पकड़ के उस पे सर रख के लेटा होता है उसके हाथ पे। विंग जैसे ही आंख खोलता है, विंग देखता है उसके बगल में लानवांग जी है, तो वो विश्वास नहीं कर पाता कि वो लानवांग जी के साथ है। वह वह अपने हाथ हिलाता है। जैसे ही विंग अपने हाथ हिलाता है, लानवांग जी को पता चल जाता है, तो वह उठ के बैठ जाता है और कहता है, वी तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया? तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं दर्द है? विंग स्माइल करके लानवांग जी को देखता है और आंखों में आंसू लिए कहता है, नहीं वांग जी, मैं ठीक हूँ। इतने में हम देखते हैं लैंसी चैन और अंकल किरण भी आ गए हैं आयुआन को लेके। आयुआन अपनी मम्मा यानी कि विंग को देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि इन 2-3 महीनों में
आयुआन ने अपने पापा, अंकल और ग्रैंडफादर को बहुत परेशान किया। उसका आधा से ज़्यादा टाइम तो रोने में बीतता रहता था विंग को याद करके। परंतु फिर भी लानवांग जी ने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया था। परंतु अब विंग को देख के आयुआन जिद करता है विंग के पास जाने के लिए। अंकल किरण युआन को विंग के थोड़े से साइड में रखते हैं ताकि वह अपने यानी कि फादर विंग के पास रह सके। विंग के पास जाते ही आयुआन बहुत खुश होता है। वो तीनों देख सकते हैं कि आयुआन विंग के पास कितना खुश है। उसके चेहरे की जो खुशी है वो डबल हो गई है, जो कि शायद उन्होंने इन 3 महीनों में कभी नोटिस ही नहीं करी थी। वो तीनों बहुत खुश होते हैं। तो विंग कहता है, वांग जी तुमने मुझे ढूंढ लिया। तब वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम कहीं भी रहते तो मैं ढूंढ लेता। तब अंकल किरण कहते हैं, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? और तुमने इतने महीनों में अकेले ही इतना सब कुछ झेला क्यों? विंग के पास अंकल किरण के क्यों का जवाब नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो खुद ही उलझन में था कि क्या उसने सही किया है और क्या वो आगे जो करने जा रहा है वो सही था। सब कुछ उसके सामने एक पजल जैसा बना हुआ था और उस टाइम उसे जो सही लगा उसने वही किया था। विंग कहता है, अंकल मैं उस टाइम घबरा गया था। मुझे लगा था, विंग ने इतना ही कहा होता है। तभी लैंस चैन कहते हैं, तुम्हें लगा कि हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे है ना? विंग आंखों में आंसू लिए हाँ का इशारा करता है। तब लैंस चैन कहते हैं, विंग रिश्ते अमीरी गरीबी से नहीं होते या फिर सोशल बैकग्राउंड देख के नहीं होते। रिश्ते दिल के होते हैं और दिल से ही जोड़े जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? और आइंदा से वांग जी को कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैंने देखा है इतने महीनों में हमारे वांग जी को टूटते हुए बिखरते हुए। और हाँ, मेरे नेफ्यू को तो ले जाने की सोचना भी मत। इतना कह के लैंसी चैन युआन को उठा लेता है। लैंसी चैन को ऐसा करते देख विंग हंसता है, स्माइल करता है, जो एक जेन्युइन स्माइल थी। इतने में न्यू सिंह आ जाता है और वह कहता है, विंग विंग तुम्हें होश आ गया? यह कहकर वह विंग को गले लगाता है। लैनवांग जी उसे घूर के देखता है। यह देख के लैंसी चैन स्माइल करता है। विंग कहता है लैनवांग जी से, लांजा ये मेरा फ्रेंड है, तुम ऐसे मत घूरो इसे। निंग सेंग कहता है, सॉरी मिस्टर लान, मैं कुछ ज़्यादा ही बह गया अपने भावनाओं में। लनवांग जी कुछ नहीं कहता। अब हम लिखते हैं ऐसे ही हर दिन लैंस चैन और लैन कुरैन आयुआन को लेके हॉस्पिटल में आते रहते हैं। लगभग 1 महीने बाद विंग जो है ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है, तो उसको डिस्चार्ज दे दिया जाता है। हम देखते हैं विंग को अब घर में लाया जा चुका है, यानी कि लान मेंशन में। फिर लनवांग जी आराम से विंग को अपने कमरे में ले जाता है और आयुआन को लैन किरैन और लैन शिशैन संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ लनवांग जी विंग को धीरे से बेड पे बिठाता है। फिर लनवांग जी विंग को अपने करीब लाता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, अब से कभी दूर मत जाना और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। वहीं हम देखते हैं लान युआन अपने ग्रैंडफादर और अंकल के साथ है और नी मिसेंग भी उन्हीं के मेंशन में है, जो कि दूर से लैंस चैन को ही घूरे जा रहा है। लैंस चैन ये नोटिस कर रहे हैं, परंतु वो जानबूझ के लैन युआन के साथ कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि विंग और लनंग जी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं
और उनका जो हर एक लम्हा है वो उम्मीद से और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। उनकी नज़रों में अब सिर्फ एक दूसरे का प्यार झलकता है और दिलों में छुपी तनाइयाँ धीरे धीरे अब मिटती जा रही है। एक शाम दोनों अपने कमरे में बैठे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर उन दोनों के बीच की गर्माहट सब कुछ भिगो रही थी। लालवांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी अधूरी पाई है विंग। अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। विंग की आंखें भी यह सुन के चमक उठती है। उसने लालवांग जी की गोद में सिर रख दिया और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। फिर धीरे दोनों की मोहब्बत ने अपने पंख फैलाए और रात की खामोशी में एक दूसरे की बाहों में खो गए, जहाँ सिर्फ प्यार और विश्वास की आवाज़ गूंज रही थी। उनकी यह रात जिंदगी की वो खास पल था जहाँ हर डर हर दर्द मिट गया और बस रह गई केवल दो दिलों की धड़कनें जो एक दूसरे के लिए धड़कती थी। हम देखते हैं विंग को घर में आए हुए अब 1 हफ्ता बीत चुका है। लालवांग जी और विंग के दिन बहुत ही सुनहरे बीत रहे हैं अपने बेटे के साथ और एक दूसरे के साथ। तभी लैन किरण डिसाइड करते हैं कि विंग और लालवांग जी की शादी करें। तो विंग कहता है कि वो शादी ज़्यादा धूमधाम नहीं चाहता, वो बस कोर्ट मैरिज चाहता है। सभी मान जाते हैं और फिर एक दिन जाके विंग और लालवांग जी की कोर्ट मैरिज करा दी जाती है। फिर अंकल लैन चैन से कहते हैं, चैन मुझे लगता है तुमने भी शायद किसी को ढूंढ लिया है। लैन चैन कहते हैं, अंकल आप किसकी बात कर रहे हैं? तब अंकल कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर नहीं ढूंढा है तो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूँगा। तभी लैन चैन कहते हैं, नहीं अंकल मैंने ढूंढ लिया है। ऐसा कह के वो नीम सेंग को अंकल के सामने लाते हैं। लालवांग जी विंग और अंकल किरण हंसते हैं और फिर उनकी भी कोर्ट मैरिज वहीं करा देते हैं। मीन्स अब वो सभी घर आ चुके हैं और लैन किरण ने जो भी मीडिया हाउस है सब जगह पे अनाउंस कर दिया है कि करा दिया है कि उसके दोनों नेफ्यूज जो हैं वो अब मैरिड हो चुके हैं। हम देखते हैं उसी नाइट को आयुआन बेचारे लैन किरण अंकल के पास हैं और हम देखते हैं विंग और लालवांग जी अपने कमरे में बिजी है। कमरे की धीमी धीमी रोशनी में जहाँ हर एक चीज़ एक दूसरे के करीब थी, लालवांग जी ने धीरे से विंग के बालों में उंगलियां फंसाई। उसका स्पर्श इतना कोमल था जैसे कोई नाजुक कविता अपनी हर लाइन में छिपी हो। विंग की सांसें तेज होने लगी। उसकी नज़र सीधा लालवांग जी की आंखों से टकराई, जहाँ प्रेम की गहराई थी और एक वादा था कि वह कभी उसे खोने नहीं देगा। उसके होंठों के बीच नज़दीकियां बढ़ी, पर कहीं कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ पेशेंस और प्यार की मिठास। लालवांग जी ने अपने हाथों से विंग का चेहरा इतना नाजुकता से छुआ जैसे वो अपनी दुनिया को सुरक्षित रखना चाहता हो। उसकी आवाज़ में एक हल्की कमर थी जब उसने कहा, मैं तुम्हारे हर दर्द को अपना समझता हूँ विंग। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब अकेले नहीं हो। विंग ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिल में जो तड़प थी वो धीरे धीरे उतर रही थी और उसकी जगह एक गहरी शांति ले रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से घुल गई। उनके दिल एक लय से धड़कने लगे, जैसे वक्त रुक गया हो और सिर्फ वे दोनों ही थे उनके प्यार की दुनिया में। रात के उस कोमल सन्नाटे में विंग ने लालवांग जी के गले लगकर फुसफुसाया, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी ने नया रंग पाया है लांजा। लालवांग जी ने भी अपने हर दिल की बात कह दी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा।
हर खुशी और हर गम में। और फिर उस रात उनकी मोहब्बत ने अपनी गहराई को एक और नई पहचान दी। ऐसा वादा जो ज़िंदगी भर साथ निभाने का था। और उसके बाद दो जिस्म एक जान हो गए, दो जिस्म एक जान हो गए और उनका रिश्ता पहले से भी और ज़्यादा गहरा हो गया। विंग और लानवांग जी इस बार भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पूरी रात भर। प्यार मीन्स वही फ्रेंड्स, एवरीडे मीन्स एवरीडे। पहली बार उन्होंने जो किया था वो एक नशे में था। लानवांग जी ज़्यादा नशे में नहीं था, बट विंग था, इसलिए उसे इतना याद नहीं है। परंतु इस बार वह पूरे होश में है और वह बहुत खुश है। लगभग सुबह के 3 बजे वो दोनों सोते हैं। हम देखते हैं सुबह की पहली किरण उनके घर की खिड़की से छिन कर आती है और सुबह के 7 बज चुके हैं। विंग थका होता है, परंतु उसको पुराने पहले की आदत होती है सुबह जल्दी उठना। तो वो अपना उठता है और अपने कपड़े इधर उधर ढूंढता है फ्लोर पे और फिर उन्हें पहनकर वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने। लगभग आधे घंटे बाद जब वो आता है तो देखता है लानवांग जी भी उठ चुका है। दोनों यानी कि लानवांग जी भी फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो सीधे पहुंच जाते हैं लैन किरण अंकल के रूम में। उससे पहले हाँ फ्रेंड्स, लानवांग जी विंग को पेन किलर दे देता है। विंग देखता है उनका नन्हा एंजल बहुत आराम से सो रहा है। विंग चुपके से अपने बेटे को गोद में लेता है और धीरे से मुस्कुराते हुए लानवांग जी के कमरे की ओर बढ़ जाता है, यानी कि अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। लानवांग जी ने पलट कर देखा और विंग के हाथों में अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने दोनों को गले से लगाया और कहा, हमारी छोटी दुनिया में सबसे बड़ा खजाना तुम दोनों हो। हम देखते हैं कि लगभग 2-3 महीने बीत चुके हैं और विंग ने भी कॉलेज में दोबारा एडमिशन ले लिया है पढ़ाई के लिए। लानवांग जी उसकी हर चिंता को समझता और हर शाम आकर बच्चे के साथ खेलता। एक शाम बच्चे की पहली हंसी सुनकर विंग और लानवांग जी की खुशियां ठहर गई। वे दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे थे, जैसे कहना चाहते हो, हमने सब कुछ सहा और ये पल हमारे लिए प्यार की जीत है। उनकी जिंदगी में अब एक नई रौनक आई थी। जहां दर्द था तो संघर्ष भी, पर प्यार ने हर कदम पे उन्हें मजबूत बनाया। और जब रात होती तो वे तीनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते, अपने भविष्य के सपने को सजाते हुए। वहीं लैंसी चैन भी नी सिंह के साथ बहुत खुश थे। और इसी तरीके से हमारा ये एफएफ यहीं एंड होता है। मिलते हैं आपके साथ मेरे नए एफएफ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।